अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है सिंध बोर्ड की, तो उसके जितने भी चैप्टर्स हैं 12 चैप्टर्स हैं टोटल। इनके तमाम एमसीक्यूज़ को वन शॉट लेक्चर में जो है वो यहाँ पर मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, ताकि सारे एमसीक्यूज़ एक साथ जो है वो आपको एक ही वीडियो में एक ही जगह पर कंपाइल होकर मिल जाएँ। वैसे मैंने चैप्टर वाइज अलग अलग एमसीक्यूज़ की वीडियो डाली हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे वीडियो स्टूडेंट्स चाहते हैं जिनमें एक ही लेक्चर के अंदर एक ही सिटिंग में आप कंप्लीट एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस कर लें फर्स्ट ईयर की 12 चैप्टर्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चूँकि बहुत सारे लेक्चर्स मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ केमिस्ट्री और इंग्लिश के लिए, जिससे आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर होती है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो फिर मैं लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बनाता हूँ। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा है दैट इज़ स्टेशियोमेट्री और इसके 10 एमसीक्यूज़ हैं। 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर हैं। फर्स्ट इफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज 44.8 डेसीमीटर क्यूब, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन द वेसल्स आर, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर वो 44.8 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है वो 2 मोल्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के कितने होंगे 2 मोल्स के अंदर, तो 1 मोल में 6.02 10⁻23 होता है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आएगा, ठीक है। So this C option is correct one. थर्ड है, सेकंड है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर आर अप्रोक्सीमेटली। 1 मोल शुगर में कार्बन एटम्स कितने होंगे, तो 1 मोल शुगर में देखो टोटल शुगर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो होंगे वो होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब चूंकि हमें कार्बन के एटम्स पूछा जा रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि कार्बन 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 72 इंटू 10⁻23 या 7.2 इंटू 10⁻24 आप कैलकुलेटर से करेंगे तो वो आ रहा होगा नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में, सॉरी कैलकुलेटर में जो है वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा होगा और यहाँ पर बुक में जो आंसर लिखा है वो नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। थर्ड, इन द रिएक्शन दिस इफ 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी वुड बी। 23 ग्राम सोडियम अगर रिएक्शन करेगा वाटर से तो कितना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। देखें 46 ग्राम अगर ये कर रहा है तो उससे 22.41 डीएम क्यूब हाइड्रोजन निकल रहा है और 23 अगर करेगा तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब हमारा जो है वो लिबरेट होगा। तो ये डायरेक्टली इसका आंसर हमारे पास आ सकता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। फोर्थ है, विच ऑफ द फ्लोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो बताएं कि किसमें उतने एटम्स होंगे जितने 20 ग्राम कैल्शियम में होते हैं। तो 20 ग्राम कैल्शियम हमारा जो है ना वो मोल निकला हमारा, दिस इज 20/40 हो गया ना ये, तो ये हमारा हो गया दिस इज 0.5 मोल, मतलब पार्टिकल्स हो गए 3.01 एक्सपोनेंट 23 अगर हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हाफ मोल और कहाँ पर आएगा इन तमाम आंसर्स में, देखो ए ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ सल्फर, कि जब आप 16 को इसके मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट 32 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी हमारे पास 0.5 मोल आएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.01 एक्सपोनेंट 23 आएंगे। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, गलत है। ए है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज 35.5 ग्राम, तो ये गलत हो गया चूंकि 71 होगा। बी है, 1 मोल ऑफ H2 गैस कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये सही है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो है वो उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होंगे। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना, सही है, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमारी इनकरेक्ट सिर्फ जो है ना वो असल में लाइक ए ऑप्शन है, चूँकि 1 मोल Cl2 का मास हमारा 71 ग्राम होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगरचे दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है और हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इनमें से।
MCQ 6 है, फॉर एवोगाड्रोस नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब एवोगाड्रोस नंबर के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है। ए है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो ये स्टेटमेंट तो होती है हमारे पास। बी, इट्स वैल्यू इज दिस, ये भी वैल्यू होती है। इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, नो, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर चेंज जितना भी रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। 7th है, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किस में मौजूद होंगे। तो देखो, हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41। ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स किस में मौजूद होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.41। तो वॉल्यूम की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, मोल्स उतने ज़्यादा होंगे। वॉल्यूम कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया यहाँ पर हमारे पास कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यही बात एवोगाड्रोस लॉ भी आपसे कहता है। तो सबसे कम आप देख लें, जो वॉल्यूम होगा उसमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है। तो दिस इज के हमारा जो ये है ए ऑप्शन, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन आर डैश। 60 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। 60 ग्राम कार्बन है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हो जाता है 60 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। दिस इज 60, नीचे डेनोमिनेटर में आ गया, दैट्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, 3.01 एक्सपोनेंट 24। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 9th है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है। तो 100 ग्राम मीथेन में यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो जब हम यहाँ पर निकालेंगे ना, तो दैट इज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 डिवाइड बाय 16 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जो भी वैल्यू आएगी हाईएस्ट इसकी आएगी, क्योंकि जब मासेस चारों के बराबर हैं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास जिसका कम है, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। तो इसमें हम हर में फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू Na। लेकिन मैंने डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। 10th है, जनरली एक्चुअल यील्ड इज। एक्चुअल यील्ड हमेशा जो है ना वो कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, बी लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है। तो ये 10 MCQs हो गए चैप्टर 1 के। चैप्टर 2 इसके बाद हमारे पास है, चैप्टर 2 हमारे पास कहलाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको देखते हैं जरा। फर्स्ट है, बोहर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। बोहर्स थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं होगी, दैट इज बी ऑप्शन, He+ पे नहीं होगी, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। और बोहर्स थ्योरी अप्लाई सिर्फ उन एलिमेंट्स पर होती है जिनके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड है, नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस हैज नॉट दिस, दिस इज डिटरमिन्ड बाय। देखो Px पर 1, Py पर 1 और Pz पर 1 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, Px पर 2, Py पर 1 और Pz पर 1 आ रहा है। सॉरी, इस Pz पर 1 मिनट, 2 2 4 5 6 7, 2 2 4 5 6 7, ये 0 आ रहा है। तो ये असल में पुराना तरीका था, जिसके थ्रू क्या करते थे कि पहले पेयरिंग करते थे। पेयरिंग करते हुए, पेयर भरते हुए जो है वो ऑर्बिटल्स में जाते थे। लेकिन हुंस रूल जो था उसने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। हुंस रूल पूरा कहलाता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसने कहा था कि इफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अनपेयर्ड मैनर। ठीक है। तो अनपेयर्ड मैनर में हो गया Px पर 1, Py पर 1, Pz पर 1। थर्ड है, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल। देखो n की वैल्यू 3 हो गई और ये l की वैल्यू इसकी 0 हो गई। ठीक है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, डी ऑप्शन। फोर्थ है हमारे पास, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, दिस इज डी ऑप्शन। फिफ्थ, लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो लाइन स्पेक्ट्रम को हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। 6 in 1935 AD जेम्स चैडविक वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज बिकॉज ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। क्योंकि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, दैट्स वन को नोबेल प्राइज मिला था।
7th when 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4d के बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, इसके लिए हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक एनर्जी डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 4 5, फिर 4, शुरू में सबके साथ S आ जाएगा, फिर सबके साथ P आ जाना है, फिर सबके साथ D आ जाना है और लास्ट में F आ जाना है और इस तरह से कट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4D के बाद हमेशा 5P फिल होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 8th which of the following is not an isoelectronic pair? नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक से मुराद ये कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर का क्या मतलब होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दो चीज़ों के इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनमें बराबर है, तो हम कहते हैं कि दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर्स। अब इनमें से कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, जैसे Na+ और Ne दोनों में हमारे पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर है। Na+ में 10 आएंगे, Fe- में भी 10 आएंगे, तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। Na और Ca ये हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर्स नहीं है, क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन आएंगे और कैल्शियम में 20 आएंगे। 9th बार्मर सीरीज अपीयर्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ हाइड्रोजन जम्प्स फ्रॉम एनी अप्रोप्रिएट एनर्जी हायर एनर्जी ऑर्बिट टू डैश। देखो पहले लायमन सीरीज बनता है, फिर बार्मर बनता है। लायमन जब फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप मारता है और बार्मर जब सेकंड ऑर्बिट पे जंप मारता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे जंप मारेगा तो हमें बार्मर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन्स जनरेट होंगी। 10th है द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L इक्वल टू 0 इज। L की वैल्यू 0 हुई, L से मुराद यहाँ पर क्या है, L से मुराद यहाँ पर हमारा है एजिमुथल, या इसको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू अगर 0 है तो उसका मतलब कि जो ऑर्बिटल है वो असल में स्फेरिकल है, एस शेप का है, एस ऑर्बिटल है। इसके बाद चैप्टर 3 हम यहाँ पर देखते हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये नाम है इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। फर्स्ट इफ द बॉन्ड एंगल इन AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री, इट्स ज्योमेट्री शुड बी डैश। देखो 104.5 डिग्री आएगा तो हमेशा ये स्ट्रक्चर हमारा होगा बेंट होगा, इसी को हम लोग जो है वो एंगुलर शेप भी कहते हैं, एक ही बात है। सेकंड, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किस में आएगी, Cl में तो बिल्कुल ही लो होगी, क्योंकि नॉन पोलर है। HF HO HN में हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आएगी HF की। रीज़न क्या है HF की आने के, बिकॉज इट हैज़ हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। चूँकि हाइड्रोजन की 2.1 है, फ्लोरीन की 4.0 है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। थर्ड है द मॉलिक्यूल विच है जीरो डायपोल मोमेंट। देखो बच्चे जीरो डायपोल मोमेंट कब होगा, जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमारा नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर होगा तो हम कहते हैं जीरो डायपोल मोमेंट होगा, और यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल CCl4 है। तो CCl4 की होने की वजह इसका जो है वो जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि जब हम CH4 को जब हम बनाएंगे, व्हेन वी ड्रॉ CH4, तो हम उसको इस तरह से बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ओवरऑल हमारा जो है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है। फोर्थ है द मॉलिक्यूल विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल लीनियर में होता है बेटा, ठीक है, लीनियर में होता है जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पहुंचता है, और इन सब में लीनियर मॉलिक्यूल हमारा CH2 का कार्बन डाइसल्फाइड होगा। इसमें इस तरह से इसका लीनियर स्ट्रक्चर आएगा विथ 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। फिफ्थ है द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल। देखो बोरॉन है, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तरफ से बॉन्डिंग कर लेता है, Cl के साथ लोन पेयर एक भी नहीं होता, तो 3 बॉन्ड पेयर अगर आ जाएं तो हम उसको तो जो है वो ट्रायगोनल स्ट्रक्चर होता है, और ये बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री का होता है। तो प्लेनर ट्रायगोनल एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी C ऑप्शन करेक्ट है। 6 अमंग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन हैज ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। 107 डिग्री वाला स्ट्रक्चर जो होता है, तो इसमें चारों में से अमोनिया का स्ट्रक्चर हमारा जो है ना वो ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। चूँकि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक जो है वो ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर रखता है।
सेवंथ है, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल possesses 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इट्स शेप वुड बी। 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर अगर हों, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो शेप क्या होगा? 2 बॉन्ड 2 लोन में शेप हमारा एंगुलर होता है, इसी को भी पीछे लिखा गया था बेंट, जैसे वाटर वगैरह का स्ट्रक्चर होता है। 8th है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कूलम मीटर। डिबाई और कूलम मीटर के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है कि एक डिबाई बराबर होता है 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर इसके, ठीक है। तो ये रिलेशन इसको याद रखिए। 9th है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन में आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 निकलता है। 10th है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स ऑन इथीन मॉलिक्यूल। जो C2H4 है, दिस इज इथीन। इथीन मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड की तादाद को चेक करनी है। तो ये हमारा इथीन हो गया। अब इसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सिग्मा और ये के पाई बॉन्ड है, तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये 10 MCQs होंगे हमारे चैप्टर 3 के। अब 10 MCQs हम देखते हैं चैप्टर 4 के, ठीक है। तो चैप्टर 4 के जो MCQs हैं, दिस चैप्टर इज कॉल्ड गैस पोर्शन या स्टेट ऑफ मैटर 1 इसको हम कहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर नंबर 1, दिस इज गैस, ठीक है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 एंड H2 आर रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम यहाँ पर H2 और O2 का पूछ रहे हैं ना रेशो, तो O2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा, मतलब H2 ऊपर आ जाएगा और नीचे O2 आ जाएगा। तो यहाँ पर O2 ऊपर आ जाएगा, दैट्स 32/2, ये 16 आ जाएगा। तो 2 1 2 और 2 16 से 32 और 16 का रूट आएगा 4 4:1, मतलब हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन लगेगा इसके अंदर। सेकंड है, कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। ये डाल्टन्स लॉ की एग्जांपल है, पूरा नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एग्जांपल है। थर्ड है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। वॉल्यूम देखो मैक्सिमम कब होगा, गैस इस वॉल्यूम कब ज़्यादा घेरेंगी, जब बहुत ज़्यादा, शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो। तो हाई टेम्परेचर देखो 25 डिग्री और लो प्रेशर में या 180 m, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये आपको हाई टेम्परेचर भी मिल रहा है और हाई प्रेशर भी हाई टेम्परेचर भी मिल रहा है और लो प्रेशर भी मिल रहा है, तो फिर आपका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं तो फिर हम इसको निकाल भी सकते हैं, इसको जनरल गैस इक्वेशन से थोड़ा लंबा काम होगा, V = nRT, इस फॉर्मूले से भी उसको निकाला जा सकता है इफ यू वांट। 6th है, द डिफ्यूजन रेट ऑफ दैट इज C3H8 एंड CO2 आर सेम बिकॉज, देखो डिफ्यूजन रेट सेम इस वक्त इसलिए होता है कि दोनों के जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं, मोलर मासेस हैं, वो सेम होते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ हैव सेम मोलर मासेस। 5th है, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकली 0 एट। गैस का वॉल्यूम 0 कब होगा थियोरेटिकली, तो ये 0 होगा हमारा 0 केल्विन पर, इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट 0, इसको कहा जाता है। 6th, रियल गैस रीचेज द आइडियल बिहेवियर एट। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर तक कब पहुंचती हैं? आइडियल बिहेवियर किसे कहते हैं कि जब वो फॉलो करती हैं गैस लॉस को, तो हम कहते हैं कि आइडियल बिहेवियर रीच कर गई हैं। तो गैसेस, रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर कब रीच करती हैं, आइडियली कब बिहेव करती हैं, जब वो गैस लॉस को फॉलो करती हैं, और वो उसको फॉलो करती हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। 7th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैस मॉलिक्यूल। फर्स्ट है, दे हैव लार्ज स्पेसेस, ये तो करेक्ट है। दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, ये भी करेक्ट है। देयर कोलिजन इज इलास्टिक, ये भी करेक्ट है। देयर मोलर मास डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन। 8th, if the Kelvin temperature of ideal gas is increased to double and pressure is reduced to 1/2 the volume of gas will be। देखो टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो 2V हो गया वॉल्यूम, उसके बाद उसको हाफ भी कर दे रहे हैं, 1/2 रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं 1/2, तो दोबारा से ये हमारा V रह जाएगा, सिंपल। तो ये हमारा रिमेन सेम हो जाएगा, ए ऑप्शन। 9th है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट डैश। ऑक्सीजन गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 dm³ होता है, कब होता है?
एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होगा। अब STP हमारे पास क्या होता है, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 एम प्रेशर। ए ऑप्शन करेक्ट। 10th है अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन SO2 गैस। तो देखो मीथेन गैस कितने टाइम्स फास्टर डिफ्यूज कर सकती है SO2 से, तो ये हमारा 64 यहाँ हो गया और यहाँ 16 हो गया। 16 4 64 तो 2 आ जाएगा ना, ये रूट निकल कर 2 टाइम्स फास्टर देन SO2 गैस। बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 2 है, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं उसमें। इसका फर्स्ट MCQ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड whereas that of hydrogen sulfide is 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। ऐसा क्यों होता है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड का 42 डिग्री है। चूँकि वाटर के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो सिंपल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। चूँकि जब हाइड्रोजन बॉन्ड आती है तो फिर हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेकंड है लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब व्हेन। अब जो लिक्विड्स होती हैं जैसे कि मरकरी हो गया, तो अगर आप उसको किसी एक उसको आप कर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर लें तो उसका जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स बनता है, मतलब ऊपर अपवर्ड मेनिस्कस इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मरकरी के कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके एडेसिव फोर्सेस से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्सेस। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू अगेंस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड, ये सही है। लिक्विड पजेस डेफिनेट वॉल्यूम, ये नहीं, हाँ ये भी सही है। सी वन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बार ड्यू टू कंडेंसेशन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कंडेंसेशन के बजाय एवोपरेशन होता है जिसकी वजह से नहाने के बाद हमें ठंडक लगती है, सर्दी लगती है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। देखो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस के, जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ज़्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो यहाँ वीकेस्ट होगा, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा एटम जो होता है फ्लोरीन का होता है, तो उसका वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा, तभी ये हमारे पास फ्लोरीन है, गैस की सूरत में होती है। फिफ्थ, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन। हाइड्रोजन बॉन्ड मीथेन में फाइंड आउट नहीं किया जाएगा, चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन के साथ FON में से किसी एक एलिमेंट का होना ज़रूरी है, मतलब ये हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, अगर ये नहीं होंगे तो सूरत में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सिक्स्थ है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स में बी डिफरेंट एट द सेम एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। डिफरेंट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों होता है, चूँकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट होते हैं, दैट्स वाई। जैसे पेट्रोल है या पानी है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लाइक पेट्रोल हैज़ अ वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स देन वाटर, दैट्स वाई। सेवंथ है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एवोपोरेशन। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एवोपोरेशन के बारे में, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यही इनकरेक्ट है, क्योंकि एवोपोरेशन हमारा जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, इसमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन। मैक्सिमम सरफेस टेंशन कब आएगा, आपको पता है सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सरफेस टेंशन होगा। तो यहाँ पर भी मरकरी में हमारे पास सरफेस टेंशन स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा बिकॉज मरकरी में यहाँ पर हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड जो है वो मौजूद था, दैट्स वाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। नाइन्थ है अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद बिगर साइज विल एक्सपीरियंस डैश। नॉन पोलर मॉलिक्यूल बड़े साइज का होगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो वो लंडन फोर्सेस को जो है एक्सपीरियंस करेगा। इसी को हम लोग जो है वो डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं या मिलाकर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। 10th कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में, क्यों, चूँकि ए ऑप्शन करेक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, चूँकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा ये 10 MCQs हो गए किसके भाई, चैप्टर 5 के लिक्विड स्टेट के। उसके बाद चैप्टर 6 में आते हैं जो कि हमारा सॉलिड स्टेट होता है, इसके MCQs यहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में फर्स्ट MCQs है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी, डी ऑप्शन। सेकंड, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली, विद दिस बिहेवियर इट इज सेड टू बी। ग्रेफाइट जो है करंट कंडक्ट करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मीन्स के जिस जो प्लेन होता है हमारा हेक्सागोनल प्लेन जो चल रहा होता है ग्रेफाइट का, लाइक दैट। तो ये जो हेक्सागोनल प्लेन चल रहा है बस इसी के जो है ना वो
पैरेलल इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है बस। तो इस बिहेवियर की वजह से क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक। जितने भी हमें पता है कि जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सारे के सारे एनाइसोट्रोपिक होते हैं। थर्ड है NaCl एंड Mg और आइसोमॉर्फस सॉलिड बिकॉज दे हैव सेम। देखो आइसो मतलब होता है सेम और मॉर्फ के मतलब होते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, सेम ज्योमेट्रिकल शेप है, दैट्स व्हाई आइसोमॉर्फस है। फोर्थ है द टेम्परेचर एट विच टू इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज, इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिफ्थ है डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायमंड किसकी एग्जाम्पल है? ये कोवेलेंट सॉलिड की एग्जाम्पल है, चूँकि कार्बन अटैच होते हैं इसमें सारे। सिक्स्थ है आइस इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग इट्स मॉलिक्यूल आर। अब देखो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बिकॉज ये हमारे एक वाहिद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसके अंदर। सेवंथ, इफ ऑल द थ्री एक्सिस इन यूनिट सेल ऑफ डिफरेंट लेंथ बट ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री देन इट इज आइडेंटिफाइड एज, देखो CTO क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिकल। तो ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम हमारे पास है, ये ऑप्शन। तो ये क्रिस्टल हैबिट्स जो हमने पढ़ा था, 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो वहाँ से लिया गया है। 8th in NaCl, each Na plus आयन से सराउंडेड बाय Cl नेगेटिव आयन इन दिस नंबर। तो हर Na प्लस जो है वो 6 Cl माइनस से अटैच होता है, इस तरह से होता है ना, लाइक ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही होती है ना। तो ये देखिए ये हमारे पास Cl होते हैं। तो टोटल एक Na की बात अगर हम करूँ कि ये एक Na है, तो इसमें देख सकते हैं कि 6 जगह पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के थ्रू Cl मौजूद है। 9th है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एलम यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं फिटकिरी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। 10th, ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 4 Na प्लस एंड 4 Cl माइनस आयन। चूँकि एक जो यूनिट सेल होता है, दिस इज जस्ट अ यूनिट सेल, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस मिलकर एक यूनिट सेल को डिज़ाइन करते हैं। तो ये 10 MCQs हो गए सॉलिड स्टेट के। इसके बाद चैप्टर 7 हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके MCQs चेक करते हैं। तो ये 50% बुक आपकी यहाँ पर हो गई है, 50% बाकी है, वो देखेंगे। फर्स्ट MCQs है, इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ दिस द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp इज, देखो प्रोडक्ट ज़्यादा है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Kp इज ग्रेटर देन Kc। सेकंड, द इक्विलिब्रियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। सेम नंबर ऑफ मोल जहाँ पर होंगे वहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो सी ऑप्शन में सेम नंबर ऑफ मोल्स, इधर पे भी 2 मोल, इधर पे भी 2 मोल, तो यहाँ प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल। थर्ड है व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, हम उसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर लें तो क्या होगा? इट रिमेन्स अनचेंज्ड। इक्विलिब्रियम को हमें पता है कि कैटलिस्ट कभी चेंज नहीं करता। फोर्थ, द करेक्ट Ksp एक्सप्रेशन फॉर स्पेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट दिस अमंग द फॉलोइंग इज, तो इसकी Ksp निकल जाएगी हमारे पास Li प्लस का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा C2O4 माइनस 2, तो Li का होल स्क्वायर और C2O4 माइनस 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ये। फिफ्थ, इफ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दिस द बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम शुड बी A प्लस बी बन 2C। इस तरह से होगा सिंपल, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो होता है दिस इज प्रोडक्ट, नीचे जो होता है दिस इज रिएक्टेंट। तो 5 MCQ हो गए। छठा है हमारे पास, द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस इज अफेक्टेड बाय चेंज इन व्हाट? टेम्परेचर ओनली, प्रेशर ओनली। देखो प्रेशर से तो होगा ही नहीं, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, बोथ टेम्परेचर प्रेशर भी नहीं। टेम्परेचर से इसको हम चेंज कर सकते हैं, चूंकि हम देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाएगा, लो टेम्परेचर पे बैकवर्ड आ जाएगा। सेवंथ, इन द रिएक्शन दिस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू Kc बिकॉज Kp Kc बराबर कब होता है? जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स का चेंज होता है वो 0 के बराबर होता है। तो डेल्टा n यहाँ पर 0 होता है, चूँकि 2 - 2 = 0 आ जाएगा, सिंपल। 8th है, द टर्म एक्टिव मास यूज इन लॉ ऑफ मास एक्शन मीन्स, एक्टिव मास असल में हम लोग कंसंट्रेशन को कहते हैं, मोलैरिटी को, तो इसका मतलब यहाँ पर है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। 9th, NaCl व्हेन एडेड टू एक्वा सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन, जब NaCl ऐड किया जाता है AgCl के सॉल्यूशन में, तो AgCl की सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाती है, तो डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। 10th, some reactions are nearly to completion in the forward direction, identified their dash। कुछ रिएक्शंस होते हैं
वो नियर टू कंप्लीशन होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उनकी केसी वैल्यू क्या होती है, तो उनके पास वेरी हाई वैल्यू ऑफ केसी वैल्यू बहुत हाई होती है, तभी जाकर रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद चैप्टर 8 में हम आ जाएंगे, दिस इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, और इसके हम एमसीक्यूज को यहाँ पर चेक करेंगे। इसके भी आई थिंक 10 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज इसका हमारे पास है H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज व्हाट, चूंकि इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज हाई डिग्री में आयनाइज होता है, दैट्स वाई ये एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। सेकंड Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, दोनों से रिएक्शन करता है, दैट्स वाई एम्फोटेरिक होता है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है, तो देखो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट ये तो होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी हो सकता है, NH4OH NH4Cl भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एक साथ कभी भी बफर सॉल्यूशन में यूज नहीं होते, डी ऑप्शन। फोर्थ, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अल्टर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं कर सकता, NH4Cl जैसे NaCl ये पीएच ने चेंज नहीं कर सकता, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट है, और इसके अंदर हाइड्रोलिसिस भी नहीं होती है। NaCl को अगर आप वाटर में डालोगे तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के लिए मेन कंडीशन है कि पीएच चेंज होना चाहिए। सिक्स है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH4+ होगा, सिंपल। तो ये तो अमोनिया है, NH3 जो है वो दिस इज एक्चुअली अमोनिया गैस, लेकिन जब NH4 लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज बिकमिंग अमोनियम, तो ये अमोनियम आइन बन गया। सेवंथ है सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस, तो कौन सा सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, NO2CO3 बनना चाहिए, चूँकि देखो H2CO3 लेंगे और अगर सोडियम कार्बोनेट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे वीक स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कार्बोनिक एसिड हमें लेना है, दिस इज वीक एसिड, और कास्टिक सोडा लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी न्यूट्रलाइजेशन से हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा। एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस, बेसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दे हैव बिटर टेस्ट, ये तो होता है, दे हैव हाई पीएच वैल्यूज, ये भी होती है, दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ये भी हो सकता है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये हमेशा जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, याद रखिएगा बी से ब्लू और बी से बेसिक, तो हमेशा ब्लू बेसिक करेगा, रेड नहीं करेगा। नाइन्थ है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज अ डिफरेंस ऑफ ओनली डैश, A conjugate acid base pair has a difference of only dash, एक conjugate acid base pair का डिफरेंस किस चीज़ का होता है, देखिए उसका डिफरेंस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का ही होता है, 1 प्रोटॉन, तो एक H+ जो है ना वो दिया होता है एसिड और बेस ने लिया होता है। 10th है सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस से क्या बन रहा है, आई थिंक अमोनियम साइनाइड बनेगा, चूँकि यहाँ पर वीक एसिड ले रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड और वीक बेस ले रहे हैं NH4OH, तो इन दोनों से हमारे पास मिलकर NH4Cl बनेगा। अगर से वीक एसिड वीक बेस भी लेने से हमारा जो सॉल्ट बनता है वो नॉर्मल या हम उसको न्यूट्रल सॉल्ट ही कहेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। चैप्टर 9 में आ जाते हैं, चैप्टर 9 हमारे पास है दिस इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, इसके MCQs को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिस, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X इज डबल द रेट इंक्रीजेस बाय स्क्वायर, एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Y इज डबल्ड the rate increases by twice, the experimental rate law of the reaction is, कह रहे हैं कि अगर एक रिएक्शन है
एक्स को डबल कर रहे हैं तो रेट इंक्रीज हो रहा है स्क्वायर से, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट से हमारे पास की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और वाई को डबल कर रहे हैं तो फिर रेट भी डबल हो रहा है, तो ये इसके रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है। एक्स पर पावर 2 आ जाएगा, वाई पर 1 आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? देखो मोलैरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू के और मोलैरिटी, तो मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल, सेकंड इनवर्स आ जाएगी सिर्फ हमारे पास। ये फर्स्ट ऑर्डर है चूंकि एक ही रिएक्टेंट है। थर्ड है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किससे इफेक्ट होता है? टेम्परेचर पर सिर्फ उसका इफेक्ट होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इट हैज नो इफेक्ट, तो टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। फोर्थ है द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज, कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, हाई या लो कर देता है, तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। फिफ्थ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच द रेट लॉ इज आर इक्वल टू के, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब होगा? जब हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास कोई रिएक्टेंट होगा नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू, फिर हमारे पास जाहिर सी बात है रिएक्टेंट कुछ भी नहीं होगा, तो जस्ट के इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा। सिक्स्थ है आयनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू, आयनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं? हमेशा फास्ट होते हैं, जैसे Na+Cl2 जब आपने रिएक्शन किया होगा ना तो NaCl बना होगा, तो ये एक आयनिक रिएक्शन है, ये रियली फास्ट होता है। सेवंथ है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज इनहिबिटेड बाय, देखो ये वाटर नहीं है, दिस इज H2O2, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको इनहिबिट किससे किया जाएगा? इनहिबिट मतलब कि स्लो करना, ये स्लो कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें एक जो है वो इनहिबिटर चाहिए होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट चाहिए होगा, और हाइड्रोजन परऑक्साइड की केस में ये हमारे पास होता है ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन हमारे पास एक इनहिबिटर है या नेगेटिव कैटलिस्ट है जो स्लो डाउन करेगा रिएक्शन को। एट्थ है द बेस्ट अल्टरनेटिव टर्म फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी कहते हैं, डी ऑप्शन। नाइन्थ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ पावर टू विच कंसंट्रेशन ऑफ रेस्ट इज रेस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेस्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो है वो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको पावर में डाल देते हैं, दैट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है। टेंथ है इन द रिएक्शन ए इज फॉर्म्स बी द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन इज रिटन एज, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखेंगे? ए जो है वो डिसअपियर हो रहा होगा ना भाई, जिसमें कमी आ रही होगी, तो ये -dA/dt हमारे पास आ जाएगा, -dA/dt, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 10 आ जाएगा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स, तो ये चैप्टर 10 है हमारा न्यू बुक में। इसके फर्स्ट एमसीक्यूज है ओनली वन पेयर ऑफ लिक्विड इन द फॉलोइंग सेट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, आइडेंटिफाई इट, कौन सा राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर ढूंढना है। मिथानॉल इथेनॉल तो करेगा, बेंजीन टॉलुइन करेगा, N-हेक्सेन एनेप्टेन करेगा, इथेनॉल एंड एसीटोन जो दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो दोनों कभी भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, डी ऑप्शन। सेकंड है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोलॉइडल सॉल्यूशन, पहला इट शोज टिंडल इफेक्ट, यस शो करता है टिंडल इफेक्ट। इट्स पार्टिकल मूवमेंट इज ब्राउनियन टाइप, बिल्कुल से ब्राउनियन मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो इट्स फिजिकल अपीयरेंस इज ट्रांसलूसेंट। टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन टाइप मोशन है, यह डी ऑप्शन होना चाहिए, इट्स फिजिकल अपीयरेंस इज ट्रांसलूसेंट, न ये ट्रांसपेरेंट होता है ना ये ओपेक होता है, बल्कि ट्रांसलूसेंट होता है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ, प्रेशर चेंज, गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो फिर प्रेशर का इफेक्ट आएगा सॉल्युबिलिटी में, सी ऑप्शन। फोर्थ है विच इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, वो तीन होती हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक प्रॉपर्टी तो है बट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होता है? रिलेटिव लोअरिंग हम कहते हैं
this is actually delta P over P naught. This is called relative lowering of vapor pressure. ये किसके बराबर होगा? What is equal to? ठीक है, तो ये हमने से पहले डेरिवेशन की है इसके अंदर, राउल्ट्स लॉ के अंदर। इसकी जो थर्ड फॉर्म है ना, ये थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसमें मोलैरिटी तो होगा नहीं, मोलैलिटी तो होगा नहीं, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो बराबर किसके होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा? ठीक है, जैसे कि आप सीखते हैं सेकंड फॉर्म जो है वो राउल्ट्स लॉ की है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए। तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए, मीन्स कि हमारे पास ये जो रिलेटिव लोअरिंग होती है, जिसको हम लोग जो है वो डेल्टा पी ओवर पी नॉट कहते हैं, तो ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, पी ऑप्शन। तो ये राउल्ट्स लॉ से ही है, इसकी थर्ड फॉर्म। 6 है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसका ए ऑप्शन होगा, मतलब एक्स ए प्लस एक्स पी, हमेशा इसका आंसर हमेशा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मीन्स एक्स ए और एक्स बी, हमेशा इसका आंसर 1 के बराबर आता है, तो ए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7th है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन अ 2 DM क्यूब ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 8। तो मोलैरिटी मोल्स बताने हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू मोलैरिटी हमारे 1 मोलर हो गया और वॉल्यूम 2 हो गया, तो ये 2 मोल्स हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 8th है अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज एमल्जन, डी ऑप्शन। 9th है एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड पेयर। इमिसिबल का मतलब होता है सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल लिक्विड पेयर इन चारों में से कौन सा है? बेंजीन टॉलुइन, वाटर फिनॉल, वाटर बेंजीन, वाटर मिथानॉल। तो बेंजीन और टॉलुइन चूंकि ये दोनों हमारे पास नॉन पोलर नेचर के हैं और दोनों का स्ट्रक्चर्स भी सेम है, दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो दोनों के दोनों हमारे जो है वो इमिसिबल या सॉल्युबल लिक्विड पेयर्स हैं। 10th या 15% वेट बाय वेट KOH सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ग्राम KOH इन। अब ये सॉल्वेंट हमें निकालना है तो 100 माइनस 15 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 85 ग्राम ऑफ वाटर। इसके बाद चैप्टर 11 हमारे पास है, चैप्टर 11 हमारे पास कहलाता है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें हीट इफेक्ट्स को पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। फर्स्ट लीस्ट एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। लीस्ट एंट्रोपी, देखो सॉलिड्स के अंदर एंट्रोपी सबसे कम होती है, तो हम यहाँ पर आई सेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। गैसेस में एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। तो एंट्रोपी हमारे पास क्या चीज़ होती है बेटा? एंट्रोपी होती है दिस इज डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस है वो हमारे पास कहलाती है एंट्रोपी, ठीक है। सेकंड है द एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज लेबल्ड एज डैश। तो ये जो एनर्जी है वो कौन सी है? दोनों गैसियस साइंस से सॉलिड बन जा रहे हैं तो लेटेस्ट एनर्जी होगी इसके अंदर। जो गैसियस साइंस जब भी कैटाइन एनाइन जब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है, जो एनर्जी रिलीज होती है। तो डेल्टा एच यहाँ पर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, एक्सोथर्मिक चेंज है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट एन एंडोथर्मिक चेंज। इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक नहीं है? मतलब आपको बताना कौन सा इसमें एक्सोथर्मिक चेंज है। कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का जलना, तो कंबस्शन का मतलब होता है जलने का अमल, तो जितने भी कंबस्शन होती है वो सारी के सारी हमारी एक्सोथर्मिक होती है। फोर्थ, हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ डैश। हीट ट्रांसफर किसमें नहीं होगा? तो जो क्लोज सिस्टम होगा उसमें तो हीट ट्रांसफर होगा, ओपन सिस्टम में भी होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट और मास दोनों ट्रांसफर नहीं होगा। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। इनमें से कौन सा एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होगा? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन जैसे कि मैंने आपको बताया जलने का अमल, ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा इसका एंथैल्पी चेंज। क्वेश्चन 6 है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर इज 0 आर 0 एक्सेप्ट डैश। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ पर डायमंड का जो है ना वो 0 नहीं होगा, चूँकि हमने पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट के मुख्तलिफ जो है वो एलोट्रोप्स पॉसिबल है
तो उसका जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होगा, जैसे कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ग्रेफाइट है, तो इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होगी वो 0 होगी, लेकिन कार्बन जो है वो लेस स्टेबल फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं है, हार्डेस्ट फॉर्म तो है बट लेस स्टेबल है, तो फिर इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी बल्कि ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है। 7th है, इन द इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनमें से इनिशियल फाइनल स्टेट पे कौन डिपेंड करता है? सिर्फ डेल्टा ई। तभी तो डेल्टा ई इनिशियल फाइनल में डिपेंड करता, तभी E2 माइनस E1 हम कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन। तभी इसको हम लोग कहते हैं कि डेल्टा ई हमारे पास क्या, दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की स्टेट कहलाती है जो इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करती है। 8th विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिस, ये तो करेक्ट है। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दिस, ये भी करेक्ट है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास इनकरेक्ट है, जो कि डेल्टा एच लेस देन 0 होता है एक्सोथर्मिक के लिए। 9th है, इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन इफ द सिस्टम इज केप्ट एज कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होता है उसमें वर्क डन नहीं होता, इसी को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उसमें वर्क डन नहीं होता, बल्कि जितना भी आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये बराबर हो जाता है इसके डेल्टा ई के। लास्ट है हमारे पास 10th MCQs है, वॉल्यूम इज अ डैश। वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो कि डेल्टा वी हम कह सकते हैं ना भाई, V2 माइनस V1, जो इनिशियल और फाइनल जिसका पॉसिबल होता है वो हमारा स्टेट फंक्शन होता है। तो ये हमारा स्टेट फंक्शन हो गया। तो बेटा ये जो है वो हमने देखा कि जितने भी MCQs थे चैप्टर 12 तक के, बल्कि नहीं 11 हुआ ना, एक चैप्टर बाकी है, सॉरी। तो चैप्टर 12 लास्ट चैप्टर है, इसकी तरफ आते हैं। सारे चैप्टर करा रहा हूँ जैसे कि मैंने आपसे कमिटमेंट की इस वीडियो के अंदर, तो मेरे साथ साथ आप स्टडी करते रहें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है चैप्टर 12। दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट है द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल सर्व्स एज एनोड, इट इज मेड अप ऑफ। ड्राई सेल की आउटर बॉडी जिंक से बनी होती है, बी ऑप्शन। सेकंड है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो आयंस की वजह से होती है। थर्ड, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड पे हमेशा हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमेशा एनोड पर होगी। फोर्थ, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लेड स्टोरेज बैटरी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट लेड स्टोरेज बैटरी? तो इट कैन बी रिचार्ज, इट इज़ अ प्राइमरी बैटरी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी नहीं बल्कि जो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी बैटरी है, दैट्स वाई ये रिचार्ज हो जाती है। फिफ्थ है, इन जिंक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वोल्टाइक सेल द हाफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड। एनोड हमारे यहाँ पर जिंक होता है, जिंक पे क्या होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक +2 आयन में कन्वर्ट होता है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर एनोड में ये होता है। सिक्स है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज फ्लोरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और लिथियम जो होता है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा तो वो हमारा लिथियम होगा। सेवंथ है, गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन, दिस इज रॉड। गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद जिंक। कोरोजन से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन उसको हम कहते हैं। फिर एट्थ है, फ्यूल सेल इज द टिपिकल गैल्वानिक सेल विच इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन होता है, फ्यूल सेल इसको हम लोग जो कहते हैं। नाइन्थ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR इन सोडियम डाइक्रोमेट इज, देखिए +2 हो गया, ये -14 हो गया, 12 हो गया, और 2 CR का मल्टीप्लाइड था डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 2 है, तो ये हमारा 6 निकल जाएगा, +6। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन शोज ऑक्सीडेशन, किस में ऑक्सीडेशन हो रही है? ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। Fe+3 ने एक इलेक्ट्रॉन गेट किया, तो ये रिडक्शन है, ये तो नहीं हो सकता, दिस इज रिडक्शन। Cl2 0 से -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इसमें भी, तो भी माइनस चार्ज हो रहा है, तो ये भी हमारे पास जो है वो रिडक्शन है, ये भी नहीं होगा। -2 से -3 हो रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये भी हमारे पास रिडक्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि जिंक यहाँ 0 से +2 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक जो है ना, जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो दिस इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा ये हमारे पास सारे जो है ना वो चैप्टर्स हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं MCQs के लिए। अच्छा, इसके अलावा MCQs तो हो गए, बाकी सेक्शन भी, ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह पेपर में सारे MCQs इन्हीं में से आएंगे। ये बुक के ही MCQs हैं और ये मैंने सारे एक साथ कंपाइल कर दिया है। तो जुलाई में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं तो इनकी सही से प्रैक्टिस करनी है। बाकी आंसर कीज़ यहाँ पर भी मौजूद है नीचे, और साथ में एक टारगेट पेपर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सॉल्व टारगेट पेपर है पूरा, जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट पेपर है। दिस इज़ ओवरऑल। तो ये पूरा मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने डाली हुई है, ठीक है, हर चीज़ की। तो अगर आप ये टारगेट पेपर मुझसे लेना चाहते हैं इसका PDF, तो उसका तरीका सिंपल यही है कि मैं उसको PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टारगेट पेपर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। और ये हमारा 2023 के लिए। इसके लिए बस ये है कि आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप कर दें आप मुझे 0300-215-2272। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। ये टारगेट पेपर जो है वो मेरा पेड है, ठीक है, पेड टारगेट पेपर है। इसके चार्जेस जो है वो हमारे पास इसमें दिस इज़ ₹200 इसके चार्जेस हैं, जिसको आप इजी पैसे के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसी नंबर पर। तो उससे क्या होगा कि मैं आपको जो है वो ये कंप्लीट जो है वो टारगेट पेपर दे दूंगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 85 और 85 लाने के चांसेस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर है 0300-215-2272। ये नंबर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर मुझे टारगेट पेपर ले सकते हैं। बाकी MCQs का भी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। और अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास सेकेंड ईयर में, तो ये मैं दुआ इल्म कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एप्टीट्यूड हमारे गुलशन कैंपस है, नॉर्थ कराची में है, और औरंगी टाउन में कैंपसेस हमारे मौजूद हैं। तो अगर आप चाहें तो जो है वो एडमिशन इसमें गेट करके मेरी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 150 से ज़्यादा 150+ A1 ग्रेड्स जो है वो लास्ट सेशन में हमारे पास जो है वो बने थे, और 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमने जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के कराए हैं अपनी क्लास के अंदर। तो आप फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं, और अगर आप फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते हैं तो आप टारगेट पेपर के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे टारगेट पेपर ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो मुझे सुनते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और मुझे दुआओं में अपने याद रखें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।